कुछ इश्यूज की तरफ एएनसी आज बहुत बहुत टाइम के बाद आपके सामने आई है, जो बहुत ही सीरियस इश्यूज इस वक्त हमारी यूटी कही है, मैं तो जम्मू कश्मीर स्टेट हमेशा कहता हूं। तो सबसे पहला 13 जुलाई के मार्टियर्स का जो इशू है वो सही तरीके से असेंबली में हमारे मेंबरान जो थे उन्होंने उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया कि उसकी 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 बैकग्राउंड क्या है। वो चीज अनएड्रेस रही वहां पे, क्योंकि 13 जुलाई के जो शहीदान हैं वो हमारे हीरोज हैं। मेरे बीजेपी के साथियों को ये पता होना चाहिए, दोज आर हीरोज ऑफ कश्मीर, दे विल ऑलवेज रिमेन द हीरोज ऑफ कश्मीर। उन्हीं की वसादत से हम सब लोग यहां पर आज खड़े हैं। और 13 जुलाई का जो मैटर है ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था। उस वक्त तो पाकिस्तान था, उस वक्त में हिंदुस्तान था। 13 जुलाई का जब वाकया हुआ, 13 जुलाई में यहां पे ऐसे ही गोली नहीं चली। उसका बैकग्राउंड यह था कि जम्मू में बहुत जगह पर कम्युनल टेंशन हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे हुई थी, जो बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी, एक दो जगह पर कुरान मजीद का डिसेक्रेशन किया गया था। उसका जो वहां पे, और उसके बाद जो वहां पे कुछ मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, उन पर जिस तरीके से अंधाधुंध उन पर मजालिम बरसाए गए, उसका इफेक्ट कश्मीर में भी पड़ा। और उस वक्त फिर वो जब यहाँ पर वो अब्दुल कादिर जो शख्स थे, उन्होंने जब ये बात उठाई, तो उस पर उनका जो ट्रायल था, जो उनके विटनेसेस को जब जज साहिबान ने वहां पर बुलाया अपना काठी दरवाजे पे, तो वहां पर उस वक्त अल्लाह अकबर का नारा हुआ, सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा हुआ। उस नारे पर वहां की जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू की। और गोली बरसाना क्या कि वो उन्होंने आजान अपनी कायम रखी। 22 हमारे वो जो वहां पे थे कश्मीरी निहत्ते, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई। तो मैं अपने बीजेपी साहिबान से इतना कहूंगा कि भाई ये ट्रेटर्स नहीं थे, दे टुक बुलेट्स ऑन देयर चेस्ट। और वो मांग क्या रहे थे उस वक्त? मांग क्या थी लोगों की? यहां पे बहुत ही गुर्बत, इफलास, यहां पे आपको हक नहीं था बोलने का। और आप कश्मीर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी जमींदारों की, हमारी एक और मेजॉरिटी थी जो आर्ट्स और क्राफ्ट से काम करते थे, शालबाफ थे, उनकी उजरत का मामला था, उनकी वेजेस का मामला था, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मामला था। और जो उस वक्त जो मजालिम थे उसका मामला था, उसका ये बढ़ के। और वो पॉपुलेशन 80% थी यहां पे, जो हमारे ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, पेजेंट्स थे, ट्रेड से वाबस्ता थे, यानी कि शालबाफी के साथ वाबस्ता थे। ये उनमें एक लावा उबल रहा था, और जो फट पड़ा उस दिन 31 जुलाई को। ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, वो ट्रेटर्स कैसे हो गए? और वहां उस टाइम शेर कश्मीर की कयादत में दागबेल पड़ी हमारे इसकी क्या कहते हैं, हमारी पूरी मूवमेंट की। और उससे आस्ते आस्ते करके वो क्विट कश्मीर की मूवमेंट पर आ गई। और जब ये मामला हुआ उस वक्त यहां के इनको पता होना चाहिए, हमारे मेंबरान असेंबली को यह पता होना चाहिए था। उस वक्त यहां के प्राइम मिनिस्टर वेकफील्ड थे, जीईसी वेकफील्ड। उनको फाइनली फिर महाराजा ने हटाया कि ये कैसे यहां हुआ। यहां पर कमीशन बिठाया गया उस वक्त। और फाइनली वेकफील्ड को जो नया प्राइम मिनिस्टर यहां पे आया, वो आया राजा हरिकिशन कौल। राजा हरिकिशन कौल साहब हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी से, कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर जो यहां पे हालात खराब हुए कश्मीर में, जो यहां पे टेंशन फैला जम्मू में भी कश्मीर में भी, उसकी पूरी सदागश्त पूरे मुल्क में हुई। और वो इतनी खतरनाक हुई कि ब्रिटिश एम्पायर ने, वाइसरॉय ने यह महसूस किया
कि जम्मू कश्मीर का जो निजाम है उनको वो अपने हाथों में लेना चाहिए। इतना सीरियस वो मैटर हुआ और फिर महाराजा साहब ने इंश्योर कराया कि ये चीजें नहीं होंगी दोबारा। उनने फिर वो कमिटीज बनाई, फिर हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ बात हुई। ये बैकग्राउंड है 1931 का। और आप कहते हैं कि जी वो ट्रेटर्स है। अगर आपके हाथ में कल को पूरी यहां की बागदौड़ लगी, मुझे तो इसमें कोई बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आप तो हमारे शहीद मजार पे जाएंगे और शायद उन कब्रों पर आप मकानात और दुकानात तामीर करवाएंगे। सो मेरी डिमांड एएनसी से ये होगी, ये डिमांड मेरे जितने भी हमारे फाजिल दोस्त हैं इस वक्त वहां पे असेंबली में, उनको सिर्फ ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। स्पीकर ने जिस बंदे ने ये बात की थी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो वहां पे है, उनका रिमार्क्स को एक्सपेंड कराया, उतना ही बात नहीं है। उनको पूरी सेशन के लिए जब तक वो माफी नहीं मांगेगा इस चीज पर, उनको दोबारा असेंबली में अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह बात होनी चाहिए थी। दूसरी अहम बात है जो आपने बात की, अपने हमारे कांग्रेस के यहां के जो प्रेसिडेंट है, बहुत ही एक उल्टे अनाप शनाप बात उनने की। हालांकि वो हमारे भी इसी तंजीम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनने अपनी कैरियर की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से की। और इस तरीके की बात करना कि स्टेटहुड ही स्पेशल स्टेटस है, कैसे भाई? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इज स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स 370. Special status Jammu and Kashmir means constitutional rights 35A. That is special status. Special status is not only statehood. हमारा स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस से निकला है, ना कि स्टेटहुड से 370 निकला है। और 370 में आपको फिर बार बार कह रहा हूं, 370 मरा नहीं है, 370 बाज़ाब्ता तौर पर जिंदा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के अपने भाइयों से भी कहता हूं, आज आप देखिए हमारे चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, हम उनकी बहुत आदर करते हैं, बहुत ही बड़े वो लीगल दिमाग रखने वाले बंदे हैं। मगर उनका हाल देखिए आज क्या किया जाता है, उनका हाल देखिए आज बीबीसी में क्या किया जाता है, उनका हाल देखिए आज वो जो बातें करते हैं अपने, इनके जो वो महफिलें उनके लिए लगाई जाती हैं, वो नहीं दे पाते हैं जवाब खैर खा कि उनने 370 किस तरह ये वो उस पर एब्रोगेशन की मोहर लगाई। नो, ही कैन नॉट आंसर इट। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ तंजीमें जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को बुलाएं उन महफिलों में, मुझ जैसे आदमी को वहां बुलाएं, हम उनको बता दें कि 370 एक्चुअल में है क्या, कानून एक्चुअल में क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वादे क्या किए गए थे। वो चीज मरेगा नहीं। और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर कभी हमने बात नहीं की। तीसरी बात, मेरे दूसरे बहुत ही फाजिल मित्र ने, मेरे दोस्त ने, जिनकी भी शुरुआत सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हुई है। तब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा हुआ करता था, एनसीके एंड एनसीएफ। वो है मेरे अजीज अपने अल्ताफ बुखारी साहब, यहीं से उनकी शुरुआत हुई, इसी जगह से। और उनने परसों एक बात कही जो मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ अल्ताफ साहब आपसे ये सुन के। क्या आप कहते हैं कि अगर डोमिसाइल यहां कोई हो 50 साल का, अगर यहां कोई रहे, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए? ये जो अभी हम ये है कि 5 साल रहे या 10 साल रहे उसके बाद आप डोमिसाइल देते हैं, जी नहीं। अगर यहां बाहर का कोई आदमी आएगा जो यहां का पुश्तैनी बाशिंदा नहीं है, जो यहां का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो यहां 5000 साल भी रहेगा, उसको डोमिसाइल नहीं दिया जा सकता है। यहां का डोमिसाइल इज ओनली यहां का जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, डोगरा है, कश्मीरी पंडित है, गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, लद्दाखी है, करगिली है, वो यहां का डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का। डोमिसाइल डज नॉट मीन
that anybody coming here from outside, he will live here for 5 or 10 years or 15 years and we will give him domicile? No. आपको जितने भी लोगों को, ये असेंबली में आज बात होनी चाहिए, ये उनको बिल तो पास कराओ यार कि 2019 के बाद जिसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां दी गई है उसका कैंसिल किया जाएगा। एक वक्त आएगा ये कैंसिल होगा और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि अभी उसके साथ में इनको बताऊं, अपने बुखारी साहब को, मेरे बहुत ही अजीज मित्र थे जब तक 370 का मामला नहीं हुआ। अभी आपने देखा कि किसी श्रीलंकन क्रिकेटर को 2000 कनाल जमीन कठुआ में दी जा रही है और अभी आज कह रहे हैं कि नहीं अब वो कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि उस पर शोर शराबा हुआ। मैं बीजेपी के साथियों को यही बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये आज आपके डोगरा कल्चर पे वार है पूरा, ये आपकी जमीन पे वार है, मेरे डोगरा भाई के जमीन पे वार है। उसकी जमीन दी जा रही है किसी हमारे मुल्क के आदमी को नहीं, बाहर से कोई आ रहा है, चाहे उसको दो या कैंसिल करो, मगर आपने अटेम्प्ट की। तो अल्ताफ साहब मुझे बताइए, तो क्या यही डोमिसाइल आप चाहते हैं? डोगरा भाई को बताइए, क्या यही चाहते, क्या वो अपनी जमीनें इस तरह देगा किसी को बाहर? कोई नहीं देगा आपको। ये बात है, इनको समझना चाहिए, जो अपने आप को इतने बड़े 30 मार खान समझते हैं यहां जम्मू कश्मीर स्टेट के सियासी तौर पर। उसके बाद एक मेरी जम्मू कश्मीर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, शिवरात्रि के दिन पे उन्होंने कहा कि यहां जी मंदिर जलाए गए 1986 में और वो गुलाम अहमद शाह की सरकार ने जलाए। मैं बीजेपी की उस अपनी बहन से उतना कहना चाहूंगा, मेरी बहन ही है वो, क्या आपने शायद पूरी तरह से अभी आप जम्मू कश्मीर की सियासत से नावाकिफ हैं, ना तजुर्बाकार हैं आप सब बीजेपी के लोग। उस वक्त की जो मंदिर जले उसमें 170 लोगों को पकड़ा गया, 170, क्योंकि हम खुद वो कंडक्ट कर रहे थे वो अफेयर्स यहां पे। उस वक्त हमारी सदर बेगम खालिदा शाह साहिबा, मैं खुद हम अनंतनाग में रहे 3 या 4 दिन, अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस के उनने जो कैंप लगाया था वहां पर, 4 दिन के अंदर, 5 की 6 दिन के अंदर अंदर तमाम मंदिरों को ठीक कराया गया। और मैं ये जो मोहतरमा है जिन्होंने ये बात की थी बीजेपी की, ये क्या लिखा है इस पर, यार की लाइट मेरे जा रही है, नाम क्या लिखा है जी? शाह साहब ने आपके बागी बहू जो बनवाया, उस पर सदियों पुराना मंदिर था, सदियों पुरानी मस्जिद थी, दोनों को आबाद करवाया। सेक्रेटेरिएट जम्मू में जो मंदिर था, जिसके साथ में एक कमरा खोला गया कि इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करो नमाज के लिए, वो मंदिर को सही करवाया गया। उन्होंने सेक्युलर रिवायत को कायम और दायम रखा। यहां पर मंदिर इसलिए जलाए गए क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि मैं कोलिशन सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं 2 मेंबर कांग्रेस के अपनी सरकार में नहीं लूंगा। उन्होंने सरकार छोड़ी मगर अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। और आज देखते हैं आपकी कोलिशन सरकारों ने कौन सी दुर्गत बनाई है हमारी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रियासत, वो फेलियर रही है। और जब मैं कह रहा था, जब ये मंदिर जलाने की कार्रवाई हुई, 170 पीपल वे अरेस्टेड, उसमें करीब 110 लोग कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और करीब 35 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ जो उस वक्त थी। ये सही है और ये सच बात है, मैं झूठ कभी बोलता नहीं और मैं सच बोलने से घबराता नहीं। ये रिपोर्ट है, वो कोई भी वो रिपोर्ट दे सकता है उस टाइम की। 170 पीपल, और जो इसका सबसे बड़ा सरगना था वो मिनिस्टर था फिर पीडीपी की सरकार में, मरहूम मुफ्ती साहब की सरकार में वो मिनिस्टर था। ऐसे लोगों ने यहां मंदिर जलवाए।
ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी से ने या गुलाम मोहम्मद शाह ने। इस चीज को करेक्ट किया जाए। और जो बिलावर की किलिंग्स है, बिलावर की किलिंग्स में बाकायदा तौर पर ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है और किसी को आज तक पता नहीं है किसने किसको मारा है। वहां पे हमारे एडवोकेट शकील अहमद साहब और उनके करीब 70 से 80 एडवोकेट्स काम कर रहे हैं। उनको भी शामिल कीजिए अपने साथ इस मामले में, खोज करने में कैसे 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 ये हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तब आपको पता लगेगा क्या मामला है वहां पर। उसके अलावा जब आप इस वक्त अब जब असेंबली में आप लोग बैठे हैं, भाई आप असेंबली में एटलीस्ट पहले एक करारदाद तो सामने लाइए कि वी वांट टू रेस्टोर 370 टू द पोजीशन ऑफ 1953। ये आपका काम है, इसलिए आपको भेजा गया है क्या कहते हैं असेंबली में। आपको इसलिए भेजा गया है कि आप वहां पर बिल पास करेंगे कि दैट वी विल रिपील आफ्सपा खत्म करेंगे। आपको इसलिए वहां पर भेजा गया है कि आप रिव्यू ऑफ स्टेट सेंट्रल लॉज जो 1953 से यहां पर आए हैं इनको रिव्यू करा के उनको खुद देखना है कि कौन सा लॉ रखना है और कौन सा लॉ नहीं रखना है। आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी है। आपने उसके बाद आप चलिए आप अपने इस पे आइए, आपके आजकल के जो अहम मामला है, जो आपने बजट अभी लगाया, ये मेरा लास्ट इस पे ये नुक्ता होगा। 1.25 करोड़ बाई लाख करोड़ हमारा डेफिसिट है। 5,000 करोड़ उसमें से आपके अनपेड बिल्स हैं जो आपने अपने ठेकेदारों को नहीं दिए। और आप इतना लंबा लंबा हमारी मरकजी सरकार बातें करती है कि हमने जी बड़ा तूफान मचाया कश्मीर में। 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ से आपने 2019 से आज तक वी हैव ओनली स्पेंट 12,000 करोड़ वर्थ इन जम्मू एंड कश्मीर, विच इज नथिंग। कौन सी तरक्की यहां आप करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं ताज्जुब करता हूं कि हमारे 50 वहां पे एमएलएज हैं, किसी एक ने यह बात नहीं कही या हमारे चीफ मिनिस्टर ने यह बात नहीं कही कि भाई आप मरकजी सरकार को हमको 80,000 करोड़ का पैकेज जो हमको दिया गया था जब एब्रोगेशन हुई थी, जो मोदी सरकार ने यहां पे जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये मामला 370 की एब्रोगेशन का उठाया जो किया, उसमें जम्मू कश्मीर का जो उस वक्त का खसारा जो जम्मू कश्मीर को उन्होंने 8 महीने 9 महीने के लिए बंद कर दिया, उस वक्त का रिकॉर्डेड जो हमने दिखाया कि जी हमारा जो नुकसान हुआ है दैट इज 80,000 करोड़। 80,000 crores has to be paid to the state of Jammu and Kashmir to its people. किसी ने उस बारे में बात नहीं की। Nobody has talked about it. और उसके बाद आप सीधा आइए, आपने कहा जनाब 200 यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्री दे रहा हूं। अरे भाई मेरे, आपने AAY को दिया है, आपको मालूम है AAY की परसेंटेज कितनी है? AAY की परसेंटेज यहां पर इज ओनली 6.67%। और उनको जो आप 200 यूनिट दे रहे हैं उनको पहले अपने अपने एरिया अपने अपने घर में उनको सोलर यूनिट लगाना पड़ेगा। सोलर यूनिट लगाने के लिए भी हजारों में खर्चा है और अगर बड़ा यूनिट होगा तो लाखों में खर्चा है। जिस बंदे के पास और जो बाकी बचे हैं जो BPL है सारा, पूरी श्रीनगर शहर लगभग BPL में रहता है, अंडर दिस BPL लाइन, वो कहां जाएंगे? उनको कौन 200 यूनिट देगा? और जो है आप बोल रहे हैं कि पहले आप ये इसमें ये सोलर इक्विपमेंट लगाइए। मैंने खुद देखा है अपनी कैंपेन में, वहां लोगों के पास खाने को पूरा पैसा नहीं है, वो कहां से आपका ये यूनिट लगाएगा? सो इस मामले को आप रिव्यू कीजिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। आज आप यहां पे गए हैं, अभी आप लोग आए हैं यहां पे, डेली वेजर्स का प्रोटेस्ट है। इस वक्त की सरकार ने टोटल खामोशी बरती है डेली वेजर के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में, कैजुअल लेबर के बारे में, और 32,000 क्या दिखाया है इनने की वैकेंसी हमारे पास है। मैं आपको ये हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। 60,000 आपके पास करंटली इस वक्त
डेली वेजर्स हैं जो अभी शोर शराबा कर रहे थे, अपनी मुसीबत आप तक पहुंचा रहे थे। मैं इस सरकार से गुजारिश करूंगा, जीएम शाह की सरकार का वो पन्ना खोलो जिसमें उन्होंने 48,000 डेली वेजर्स को बजुम्बिश कलम उनको परमानेंट किया, बजुम्बिश कलम 28,000 नई नौकरियां दी उन्हीं कुछ महीनों में, जिस पर कांग्रेस को फिर आपत्ति लगी कि हमको भी सरकार का हिस्सा बनाइए, और जब उनने इनकार किया तो आपने मंदिर जलवाए। ये वही बात मैं कह रहा हूं, उस चीज को दोबारा देखा जाए कि कैसे किया जाएगा। मगर इसमें एक चीज ये मैं ताज्जुब करता हूं कि आपने टोटल खामोशी इन चीजों पर रही, आपने टोटल खामोशी की कि आपकी स्टेट का जॉब क्रिएशन किस तरह हो सकेगा, आपने टोटल खामोशी की है कि आपकी रेवेन्यू क्रिएशन कैसे हो सकती है, आपने टोटल खामोशी की कि हमको रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट किस तरह होना चाहिए। ये असेंबली में ये बेसिक इश्यूज हैं। मैंने किसी असेंबली के मेंबर से आज तक ये नहीं सुना है वहां पे बोलते हुए कि जम्मू कश्मीर में हमको आईटी पार्क्स होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स होनी चाहिए विच कैन क्रिएट रेवेन्यू, विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप लोग तो कोई बात ही नहीं करता है वहां पे। सो आप साइलेंट रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका जो विजन है फॉर द एक्शन प्लान फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड प्लान फॉर मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज आप देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू होने वाली है अगर वो यूक्रेन और रशिया का मामला सही नहीं हो। क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल पड़ा हुआ यूक्रेन में जो अमेरिका को चाहिए। अगर यहां पे जियोलॉजी एंड माइनिंग का बाजाबता तौर पर प्रोफेशनली उसको हवाले किया जाए प्रोफेशनल्स को, जम्मू कश्मीर स्टेट इज फुल ऑफ मिनरल्स, जम्मू कश्मीर स्टेट can have deposits of rare earth materials. Jammu and Kashmir has got the vast reserve of lithium. आपको इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए मेरी सरकार, जो आप इस असेंबली में बैठे हुए हैं, इसकी जांच है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रोफेशनल्स नहीं है वहां पे, अनफॉर्चुनेटली, जो इन चीजों पर बात कराए। हम लोग होते वहां, मगर हमको आपने पीएचडी के मकबसे में डाला, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे, आपके लिए किताबें बनाते रहे, आपको बताते रहे कि मैदान में आइए सब लोग इकट्ठे, नहीं आ पाए। और जब बात बनी कि चलिए इकट्ठे एक जोर लगाइए इलेक्शन में, ऐसे लोगों को सामने लाइए असेंबली में, ऐसे लोगों को सामने लाइए पार्लियामेंट में जो वहां पर सिखाए पूरे हिंदुस्तान को कि जम्मू कश्मीर का मामला है क्या करना चाहिए यहां पर। आपने ऐसी आवाजों को बाहर फेंक दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, और यहां के लोगों को अब देखना है कि जिन लोगों को आपने चुना है क्या वो ये चीजें करें कि ना करें, वो उनके हाथ का काम है। सो इन चीजों पर इनको ये ध्यान देना है। ये मैं आपके सामने ये बातें रखना चाह रहा हूं।